इस परिदृश्य की कल्पना करें। आप न्यूयॉर्क, लंदन या दुबई में अपने कार्यालय में बैठे हैं। आपको एक कॉल मिलता है या शायद एक कानूनी पत्र जो पुष्टि करता है कि आपने अपने परिवार का पुश्तैनी घर मुंबई में विरासत में पाया है। बेंगलोर में एक बंगला या शायद पंजाब में प्रमुख भूमि। कागज पर आपने अपनी शुद्ध संपत्ति में लाखों जोड़े हैं। यह गर्व का क्षण है, आपके जड़ों से जुड़ाव है और सच्चाई से कहीं तो यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटना है। लेकिन यहाँ एक कठोर सत्य है जिसे अधिकांश उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक कि बहुत देर न हो जाए। भारत में संपत्ति विरासत में लेना कर मुक्त है, लेकिन इसे रखना और अंततः बेचना, यहीं पर संपत्ति इवैपोरेट्स। मैं कुणाल हूँ ईपी के कैपिटल से, जहां हम पीढ़ियों के लिए संपत्ति बनाते हैं। आज मैं एनआरआई द्वारा विरासत में मिली संपत्ति के साथ की जाने वाली नंबर 1 गलती का खुलासा करने जा रहा हूँ। एक गलती जो एक उच्च मूल्य की संपत्ति को तरलता जाल में बदल देती है। एक बोनस के रूप में मैंने उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 7 महंगे कर जाल पर एक विस्तृत गाइड बनाई है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं। तो यह गलती क्या है? क्या यह संपत्ति कर का भुगतान न करना है? क्या यह घर की देखभाल करना भूल जाना है? नहीं। नंबर 1 गलती निष्क्रिय विरासत है। यह विरासत में मिली उस संपत्ति को तुरंत एक वित्तीय संपत्ति के रूप में मानने में असफलता है। अधिकांश एचएनआई विरासत में मिली संपत्ति को परिवार की यादगार के रूप में मानते हैं। आप इसे रखते हैं क्योंकि आप व्यस्त हैं या भावनात्मक जुड़ाव के कारण, या बस इसलिए क्योंकि भारतीय नौकरशाही से दूर से निपटना हजारों मील दूर से भारी लगता है। लेकिन क्या आप हैं? यदि आपकी संपत्ति हर साल 5% बढ़ती है, लेकिन रुपया डॉलर के मुकाबले 3 से 4% गिरता है, तो आपकी वास्तविक वापसी नकारात्मक हो सकती है। पैसिव इनहेरिटेंस 3 प्रमुख धननाशक तत्वों की ओर ले जाता है। कानूनी लिम्बो, टीडीएस झटका, प्रत्यावर्तन दीवार। आइए इनको तोड़ते हैं, क्योंकि ईपी के कैपिटल में हम मानते हैं कि स्पष्टता संकेंद्रण का पहला कदम है। आइए मूल बातें से शुरू करें। वसीयत केवल एक कागज का टुकड़ा है जब तक कि इसे प्रमाणित नहीं किया जाता और रिकॉर्ड में शीर्षक अपडेट नहीं किया जाता। इस प्रक्रिया को म्यूटेशन कहा जाता है। यहाँ एक सामान्य परिदृश्य है। एक एनआरआई ग्राहक 10 करोड़ में एक संपत्ति बेचने का निर्णय लेता है। कीमत पर सहमति हो जाती है। खरीदार का वकील पाता है कि संपत्ति अभी भी दादा के नाम पर है। सौदा तुरंत विफल हो जाता है। यदि आपने संपत्ति विरासत में प्राप्त की है, तो कागजी कार्रवाई को ठीक करने के लिए बिक्री का इंतजार न करें। आज ही शीर्षक को परिवर्तित करें। संपत्ति को तरल बनाएं। अब चलिए पैसे के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जुलाई 2024 से परिदृश्य में नाटकीय बदलाव आया है। भारतीय सरकार ने एलटीसीजी दर को बिना अनुक्रमण के 12.5% कर दिया है, लेकिन पुरानी संपत्तियों के लिए आपके पास एक विकल्प है। 12.5% या अनुक्रमण के साथ 20%। गणना करें। यह निर्णय अकेले आपके शुद्ध लाभ को 10 से 15% तक प्रभावित कर सकता है। एक सामान्य लेखाकार को यह निर्णय लेने न दें। यह मुझे तरलता के साइलेंट किलर टीडीएस की ओर ले जाता है। एक एनआरआई के लिए नियम कठोर है। खरीदार को कानूनी रूप से कुल बिक्री मूल्य पर उच्चतम दर, आमतौर पर 20% प्लस अधिभार पर टीडीएस काटने की आवश्यकता है। यदि आप $1 मिलियन में बेचते हैं, तो खरीदार शायद 230,000 अग्रिम रोक लेगा। वह पैसा महीनों तक फंसा रहता है। यह एक बड़ा अवसर लागत है। समाधान: बिक्री से पहले कम कटौती प्रमाण पत्र फॉर्म 13 के लिए आवेदन करें। यह अधिकारी को आपके वास्तविक कर से मेल खाने का निर्देश देता है। और अंत में पैसे निकालना। आप प्रति वित्तीय वर्ष $1 मिलियन USD तक वापस भेज सकते हैं। $3 मिलियन को स्थानांतरित करने में साल लगते हैं। तो चलिए संक्षेप में बताते हैं।
यहाँ आपका 3 चरणीय धन सुरक्षा योजना है: कानूनी ऑडिट, मूल्यांकन बनाम उपज और निकासी इंजीनियरिंग। ईपीके कैपिटल में हम केवल शेयरों पर ध्यान नहीं देते, हम आपके कुल बैलेंस शीट को देखते हैं, जिसमें वह बंगला भी शामिल है जिसे आपने वर्षों से नहीं देखा है। धन उस चीज के बारे में है जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। यदि आप अपनी संपत्तियों को पुनर्गठित करना चाहते हैं तो आइए एक बातचीत करें। मैं कुणाल हूं, ईपीके कैपिटल से।